हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 17th नंबर लेक्चर है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं, आशा है कि आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर कोई वीडियो छूट गया है, आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर के उसको देख लीजिए और उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज से उसको शेयर करना मत भूलिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ ही एक लाइक तो बनता ही है मुझे, है ना। इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है। तो एक चीज समझिए पहले कि जो पार्टी सिस्टम है इंडिया में अपने यहाँ, तो वो पार्टी सिस्टम का कुछ फीचर होता है, ठीक है, कुछ की फीचर होता है। लेकिन पहले तो ये बताइए कि पार्टी सिस्टम होता क्या, व्हाट इज पार्टी सिस्टम। देखिए, पार्टी सिस्टम जो है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पार्टी सिस्टम, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि पार्टी सिस्टम इज अ कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस कंसर्निंग द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सीधी सी बात है। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिटिकल साइंस में जो कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, वही पार्टी सिस्टम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको आप समझ गए। मैं लिखा देता हूं आपको, लिख लीजिए। अ पार्टी सिस्टम इज अ कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस कंसर्निंग द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी उसके कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टी का फीचर्स है वो क्या है? सबसे पहला है, देखिए, लिखते चलिएगा आप लोग भी। पहले लिख लीजिए टॉप, क्या कहते हैं, हेडिंग लिख दीजिए, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है आइडियोलॉजिकल बेस। ठीक है, या फिर आइडियोलॉजी बेस। आधार क्या है? किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। ठीक है, दूसरा क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम लिखते चलिए। तीसरा तीसरा क्या है? प्री पोल अलायंसेस। प्री पोल अलायंसेस, चुनाव से पहले क्या होता है? यहाँ पे गठबंधन वगैरह होता है। और क्या होता है? सरकार जो बनती है वो क्या बनती है? कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन सिस्टम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोलिशन सिस्टम। और क्या हो सकता है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ पे ऑपोजिशंस की भी मल्टी पार्टी कैरेक्टर होती है। तो ये भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिशंस मल्टी पार्टी कैरेक्टर। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? डेमोक्रेसी स्टार्ट विद पीपल। ठीक है, एंड द लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल पार्टी। यही डिफिनेशन है। पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनेशन क्या है? द लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, वही है। उसी के बीच का जो लिंक है वही क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। तो डेमोक्रेसी पीपल से स्टार्ट होती है। एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन का डेमोक्रेसी को लेकर, बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। तो आप ये सब, जो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो जा करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन का जो है वो डेमोक्रेसी वाला जो डेफिनेशन है वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक चीज, कुछ इसके इश्यूज हैं। ठीक है, कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं जरा देखते हैं। देखिए, पहला है कि ये ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को मतलब तवज्जो देता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब डिसीजन आर टेकन बाय वेरी फ्यू पीपल। अब पार्टी है, उसके अंदर दो चार लोग हैं जो सारा डिसीजन लेंगे, तो वेरी फ्यू पीपल के द्वारा क्या हो रहा है? डिसीजन लिया जाए। तो क्या हो जा रहा है? ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है? इलेक्शन आर नॉट रेगुलर एंड ओपन एंड फेयर वे। मतलब जो इलेक्शन है
वो रेगुलर भी नहीं हो रहे हैं, मतलब पार्टी के अंदर की बात हो रही है। किसी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, जो कुछ भी होगा, सेक्रेटरी होता है, बहुत तरह के पोस्ट होते हैं उसमें भी, तो उसका जो चुनाव है वो रेगुलर नहीं होता है, और ना ही ओपन होता है, और ना ही फेयर वे में होता है। ऐसा बहुत पार्टियों में देखा गया है। अभी में हाल फिलहाल में एक पार्टी थी जिसमें बहुत दिनों तक ऐसा नहीं हुआ, एक ही फैमिली के लोग चलते चले आ रहे थे, है ना। जैसे आप कांग्रेस का देख लीजिए, कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो क्या बन गए हैं, हाँ चेयरपर्सन बन गए, उसमें अध्यक्ष बन गए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले बहुत दिन तक चुनाव ही नहीं हुए, ठीक है, बस मन मर्जी से मतलब चुन लिया जाता था, किसी कुछ लोगों के नाम के आगे ये जो है वो पोस्ट रहता ही था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स एंड पर्सनालिटी कल्ट, मतलब क्या होता है इसका कि एक किसी परिवार में आपने जन्म ले लिया है, उस परिवार का रसूख इतना बड़ा है कि आपकी पॉलिटिक्स आसानी से चमक जाएगी। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देखिए राहुल गांधी हो गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बेटे रहे हैं वो, मतलब उसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए उनकी पॉलिटिक्स डायनेस्टी पॉलिटिक्स के रूप में मानी जाएगी, सीधी सी बात है। अभी एक बिहार के देख लीजिए, जो वो है, क्या नाम है, तेजस्वी जी हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं पर्टिकुलरली किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जयंत सिन्हा देख लीजिए, फिर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप सुप्रिया सुले हैं, पंकजा मुंडे हैं, कितने का नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी चल रहा है, ठीक है। और देखिए पर्सनैलिटी कल्ट का मतलब बड़े बड़े लोगों को टिकट दे दिया जाता है, नेपोटिज्म भी चलता है इसमें। आप जैसे देखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में सनी देओल को देखो टिकट दे दिया, वहां से गुरदासपुर से जीत भी गए, अब अगली बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उस पर भी ये है, ठीक। मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पर्सनैलिटी बड़ी थी तो उनको दे दिया। अभी हाल फिलहाल में हरभजन सिंह को बना दिया राज्यसभा का एमपी। तो अब ये क्या हो रहा है, पर्सनैलिटी है उस इंसान की, इसीलिए उसको बना दिया। तो ये सब चीज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पार्टी के अंदर जिस आदमी को आप लेके आ रहे हैं, उसका जो है वो एक पॉलिटिक्स को लेकर के कुछ व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है तो उसको दे दीजिए, नहीं। चाहे किसी का बेटा बेटी है तो उसको दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। समझे मेरी बात को। तो एक तो ये इश्यू है, और क्या है, पुअर राइट टू डिसेंट, मतलब क्या हो गया कि जो डिसेंट है, मतलब डिसेंट का मतलब हो गया कि जो उस पार्टी के सदस्य हैं उसको ज्यादा राइट नहीं है। क्यों? एंटी डिफेक्शन लॉ है। कौन से शेड्यूल में है जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ का शेड्यूल बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो डिसेंट है, जो उनका जो है राइट बहुत कम है, तो पार्टी लाइन को ही फॉलो करना पड़ता है उनको, ठीक है। और क्या है, और कहते हैं कि कल्चर ऑफ इलिटिसिज्म इन पॉलिटिकल पार्टी, इलीट लोगों की भर्ती होती है। अब देखिएगा आप, जैसे मैंने अभी कहा कि राज्यसभा का सदस्य बना दिया आप हरभजन सिंह को, ऐसे कुछ दिन पहले भी एक राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो पैसा दे करके कुछ मतलब समथिंग गुप्ता करके हैं, वो मुझे नाम नहीं है, राज्यसभा के बनाए गए, कोई उनको नहीं जानता है, लेकिन चूंकि पैसा है, इलीट क्लब में आते हैं तो बस उनको दे दिया। कल्चर है ऐसा, ठीक है। आज भी देखिएगा कि बहुत सारे लोग अभी, जैसे रविंद्र जडेजा की पत्नी है, वो भी चुनाव जीत गई, उनको कोई नहीं जानता था, क्योंकि रविंद्र जडेजा को जान रहे हैं, इसीलिए उनको वोट मिल गया, और अच्छे पार्टी का उनको ये भी मिल गया, एक मतलब देश की पार्टी जो है बीजेपी का उनको शायद मिल गया है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि कल्चर ऑफ इलिटिसिज्म जो है वो भी बहुत ज्यादा चरम पे है। और क्या है, नो ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी में के अंदर क्या चल रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, किस तरीके से चुनाव हो रहा है, किसी चीज का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये भी एक इशू है। और क्या है, और ये है कि नॉट रेडी टू कम अंडर आरटीआई, आरटीआई के अंदर आने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये सीआईसी जो है उसका रिकमेंडेशन भी आया था 2014 में, लेकिन फिर भी ये जो है वो क्या कहते हैं, आरटीआई के अंदर आने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर और आप भी और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, और क्या लिख सकते हैं कि ग्रुपिज्म इनसाइड इंडिया पार्टी स्ट्रक्चर, ग्रुपिज्म हो जाता है, छोटे छोटे लोगों का ग्रुप। जैसे अभी आप देखिए क्या कहते हैं, राजस्थान में आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, गहलोत जी का अलग ग्रुप चल रहा है, सचिन पायलट का अलग ग्रुप चल रहा है, मतलब इस तरीके का चीज, मतलब एक ही पार्टी में है लेकिन अलग अलग गुटबाजी चलती रहती है, ऐसा हर पार्टी में होता है। तो ये ग्रुपिज्म चलता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ गेनिंग पावर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है यूज आपका, जैसे रिसोर्ट पॉलिटिक्स का नाम जिसको बोल लीजिए, रिसोर्ट पॉलिटिक्स समझते हैं ना। रिसोर्ट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जो आपके मेंबर हैं आपके पार्टी के, उसको आप रिसोर्ट में ले जा करके आराम करवा रहे हैं ताकि वो दूसरे पार्टी में ना भाग जाएं। आप गौर कीजिएगा, जब ये सरकार बनने का टाइम आता है ना, तो सबको बस में भर करके तीसरे चौथे राज्य में लेकर के
और रिसोर्ट में रख देते हैं ताकि वो किसी के पास ना जाए। वो लोग मतलब फोन भी उन लोगों को नसीब नहीं होता है किसी से बात करे, रिसोर्ट में बैठा अपना आराम कर रहा है। तो ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी पार्ट मतलब आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पॉपुलिस्ट टेंडेंसी का यूज कर सकते हैं, जैसे टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन करवा देंगे, है ना, तो ये पॉपुलिस्ट टेंडेंसी है। और क्या कर सकते हैं, जैसे इसका मतलब और क्या इश्यूज है इसमें, मैं कह रहा हूँ कि जैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन है पार्टी के मेंबर के अंदर, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी का किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए वो भी पता नहीं है। जैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कुछ भी बोल देते हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी को लेकर कितने तरह की बातें कही जा रही हैं, और प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के लोग भी बहुत तरह की बातें कहते हैं दूसरे को। कोई रामचरितमानस को गाली दे रहा है, कोई सनातन धर्म को गाली दे रहा है, कोई मुसलमान को गाली दे रहा है, कोई कुरान को गाली। तो इस तरीके की चीजें जो है ना ये गलत चीज है, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, सब में संभाव होना जरूरी है, ठीक है। सर्वधर्म संभाव, ये हमारा ये है, ठीक है। तो उसको बनाए रखना चाहिए, सभी धर्मों में समान भाव होना चाहिए, किसी को लेकर घृणा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, कम्युनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है। बड़े पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मतलब जो है कम्युनल बयानबाजी हो जाएगी, ठीक है, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इन सब चीजों को भी आप जो है उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में। समझ गया है, आगे बढ़े। चलिए अगला है कि हमें नीड जो क्यों है रिफॉर्म की, व्हाई डू वी नीड द रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इज मस्ट। किसी भी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए पार्टी डेमोक्रेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, टू स्टॉप द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए भी ये जो है रिफॉर्म की आवश्यकता है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब पार्टी के द्वारा ये एक रूल बना दिया है कि कोई क्रिमिनल होगा उसको टिकट नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या है, नो लॉ एट ऑल टू गवर्निंग देम, मतलब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को गवर्न करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत लिटिल पावर है ना। वो टूथलेस स्नेक है एक तरीके से, जिसके दांत नहीं है ऐसे, ठीक है। बात समझ रहे हैं इस चीज को। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि नीड क्यों है रिफॉर्म की, ठीक है। और चौथा चीज क्या मैं कह रहा हूँ, वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी जरूरी है। जैसे अभी 33% रिजर्वेशन की बात है ना, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, समझ रहे होंगे इस चीज को। अब एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या आ जाएगा, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट आ जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट आ जाएगा, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें और आगे का पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि टू इंश्योर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक ही व्यक्ति के हाथ पूरी की पूरी सत्ता नहीं आनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, मल्टीपल पीपल जो है उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए, सबका राय सबका विचार आना चाहिए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए भी ये नीड है कि इसका रिफॉर्म हो, ठीक है। फॉर एक्टिव अकाउंटेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति का अकाउंटेबिलिटी जो है वो निर्धारित किया जाना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको जिम्मेवारी उसको लेनी है, ठीक है। तो एक्टिव अकाउंटेबिलिटी के लिए भी रिफॉर्म जरूरी। अभी क्या है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में कुछ गड़बड़ी है ना, तो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेता है। तो ये सब क्या है, गड़बड़ चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिड्यूस द एंट्री बैरियर इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में घुसने का जो एक बैरियर है, ठीक है, जैसे अभी आप देख लेंगे, या तो क्रिमिनल बन जाए, या तो बहुत बड़ा पार्टी का के मेंबर का क्या कहते हैं रिलेटिव होना चाहिए, भाई भतीजावाज होना चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा एक चेहरा होना चाहिए। तो ये सब चीजें है ना बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। तो इन सब तरह की चीजें, चाहे पैसा वाला होनी चाहिए आप, तो इस तरह की चीजें जो कॉमन मैन भी जो है पॉलिटिक्स में इंटर कर सके, उस चीज की व्यवस्था जो होनी जरूरी है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। चलिए एक चीज और देखिएगा कि हम कहते हैं कि जैसे ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि जैसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स वगैरह की बात करते हैं, तो इस सब पे ना क्वेश्चन जो है जब फ्रेम होगा, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा ना, तो वहां पे कांग्रेस बीजेपी वाला वर्ड सब नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, वन पार्टी, एक पार्टी एक्स, पार्टी वाई, इस तरीके का आप वर्ड यूज करेंगे, जैसे ठीक है। पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखना ना सही नहीं होता है, उससे मार्क्स घट सकते हैं आपके, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखिए एक चीज और आपको मैं समझा दूं कि कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, जो मतलब दिया गया था इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वेरियस कमेटी को द्वारा दिया गया था इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो पहला रिकमेंडेशन है वो क्या कहता है, सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन है,
और उसमें सेकेंड एआरसी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया हुआ है कि 2008 का था ये सेकेंड, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना सेकेंड एआरसी, इसमें पूरा मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड एआरसी ने 2008 में क्या कह दिया था कि जो करप्शन होता है दैट इज कॉज्ड बाय ओवर सेंट्रलाइजेशन। करप्शन इज कॉज्ड बाय ओवर सेंट्रलाइजेशन। आप ये लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। सेकेंड एआरसी 2008 ethics and governance report pointed out that corruption is caused by over centralization. Corruption is caused by over centralization. दूसरा क्या क्या लिखेगा कि नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआरडब्ल्यूसी, इसको याद रखिएगा। नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी कई बार ना फुल फॉर्म पूछ देती है, नीति आयोग का भी फुल फॉर्म पूछी हुई है एक बार, तो इस तरह का फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआरडब्ल्यूसी, दैट सेज देयर इज नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेचर फॉर क्या है रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या कह दिया कि कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेचर का होना जरूरी है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी फंक्शनिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। समझ में आएगा। और क्या इसमें रिकमेंडेशन है, एक तो लॉ कमीशन का जो 173 रिपोर्ट है, 173 रिपोर्ट, उसमें लॉ कमीशन ने क्या कहा था कि वी नीड स्ट्रांग लॉ फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। तो ये सब रिकमेंडेशन जो है आप याद रखिएगा। 3 मैंने आपको बता दिया, 3 जो है मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा का आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा एक चीज और इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि इससे रिलेटेड कोई कोट वगैरह कुछ है तो बता दीजिए, तो मैं आपको देखिए मैं एक डॉक्टर अंबेडकर जी का कोट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोट, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इवन मोनार्कीज वेयर either elected or limited, ठीक है। इवन monarchies were either elected or limited but never absolute भक्ति और हीरो वर्शिप श्योर रोड टू डिक्टेटरशिप। अगर आप पूरी तरीके से भक्ति में किसी का लग जाएगा, किसी का मतलब किसी के करिश्मा का, किसी के हीरोपनी का, मतलब उसका हीरोइज्म का, ठीक है, अगर आप उसके पीछे आंख बंद करके अंधभक्त बन चुके हैं तो वो फिर डिक्टेटरशिप की तरह जाएगा। वो जिस व्यक्ति का आप इस तरीके से गुणगान करेगा मास में, अगर उसके साथ ऐसा होने लग गया, ठीक है, भक्ति और हीरो वर्शिप, तो क्या हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कोर्ट को, या इसीलिए पार्टी का जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी बनना जरूरी है, होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है कि वे टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, किसकी अकाउंटेबिलिटी, या फिर आप ये भी इसमें कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड किस तरीके से। तो देखिए वे टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, आरटीआई ब्रिंगिंग देम अंडर आरटीआई, मतलब आरटीआई के अंडर लेके आए तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को अंडर आरटीआई होना जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी का फिनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, और क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मोर पावर दीजिए उसको, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इंडिया को और भी ज्यादा पावर दीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म कीजिए। ये सब जो है ना चीजें हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, समझ गए बात को। ये देखिए ये सब जो पॉइंट है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बढ़े आगे देखिए, इसके अलावा और भी पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरनल इलेक्शन हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ 4-5 पॉइंट और, ठीक है। देखिए पहला लिख लीजिए इंटरनल इलेक्शन, ठीक है, इंटरनल इलेक्शन। दूसरा लिख लीजिए स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथनिंग क्या कहेंगे उसको, सोशल ऑडिट एंड पैनल प्रोविजन, स्ट्रेंथनिंग सोशल ऑडिट एंड पैनल प्रोविजन, ठीक है, समझ गए। दूसरा हो गया। तीसरा लिख लीजिए इनकरेजिंग न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स, इनकरेजिंग न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स, ठीक है। इस तरीके से 2-3 पॉइंट को आप लिख लीजिए, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड जो है मैंने नहीं लिखा है। मैंने क्यों नहीं लिखा है, ताकि आप खुद से उसको थोड़ा सा एनालाइज, अब थोड़ा सा पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ाना है आपको, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं,
या तो जो मैंने बी आर अम्बेडकर का जो कोट कहा है उसको लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं उनका अब्राहम लिंकन जी का जो कोट है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं कि वी मस्ट एम्फेसाइज आवर प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर डिबेट ऑन इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज because politics is inseparable from political parties as they are prime instrument for the execution of democracy in the country। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख दीजिएगा कि इट इज इम्पेरेटिव दैट पॉलिटिकल पार्टीज ओपन देयर आईज टू ग्रोइंग कॉल्स फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इन इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, या बोलिएगा तो मैं ये लिख दूंगा। देखिए, मैं ये जो मैंने बताया है ये लिख देता हूं कि ये आप लिख सकते हैं कि इट इज, चलिए लिख ही लीजिए, चलिए, इट इज इम्पेरेटिव, it is imperative that political parties open their eyes to growing calls for electoral political reforms and take steps towards bringing in what intra party डेमोक्रेसी। समझ गए, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ये जो मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है QR कोड, ये टेलीग्राम का ही है, इसको भी स्कैन करके आप उस ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको जो वीडियोज जब आते हैं ना, तो आपको वहां पे मैं डाल देता हूं उसका लिंक, ताकि आपको देखने में आसानी हो। कुछ नोट्स वगैरह भी उसमें डालता रहूंगा। ओके, चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बस हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, बस इस बार सफलता निश्चित है। ठीक है, धन्यवाद।